ऑडियो बुलेटिन में रुखसार अंसारी। इस ऑडियो बुलेटिन में आप सुनेंगे देश और दुनिया समेत खेल व मनोरंजन जगत के खास खबरें। गलवान में 15 जून को हुई सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग की। इसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन का मामला हो या फिर सहयोगियों के हितों का ध्यान रखने की बात, दुनिया की अगुवाई करने वाले देशों को हर तरह से मिसाल पेश करने वाला होना चाहिए। मीटिंग जर्मनी के नाजिया पर रूस की जीत के 75 साल पूरे होने पर की गई। इसकी अध्यक्षता लावरोव ने की। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गलवान झड़प पर किसी भी मध्यस्थता की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा, भारत और चीन को किसी बाहरी की मदद की जरूरत नहीं है। जब देश का मामला हो तो उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए। हाल ही में घटनाओं के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और चीन इसे खुद सुलझा लेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया। लावरोव ने कहा है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। वह मजबूत कैंडिडेट है और हम उसे अपना समर्थन देते हैं। इस साल नहीं कर पाएंगे विदेशी हज यात्रा। भारत के 2.13 लाख जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में होगा ट्रांसफर। कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल हज यात्रा होगी, लेकिन नियम में बदलाव किया गया है। इस बार केवल सऊदी में रहने वाले लोग ही यात्रा कर सकेंगे। विदेशियों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस बार सीमित संख्या में ही लोगों को हज करने की अनुमति मिलेगी। सऊदी सरकार ने इस फैसले के बाद भारत के 2.13 लाख जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी। इस साल हज यात्रा 28 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी थी। कोरोना के इलाज के दावे वाली पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन को रोक मांगा ट्रायल का डाटा। कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र ने रोक लगा दी है। सरकार ने पहले इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बता दें, बाबा रामदेव ने जैसे ही मंगलवार को कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ दवा को लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने तत्काल पतंजलि को दवा के प्रचार प्रसार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को कह दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञापन जारी रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा के विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय की अनुमति से कोई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका। वंदे भारत मिशन पर अमेरिका ने लगाई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय H-1B वीजा के साथ ही अन्य विदेश यात्रा कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ट्रंप की इस घोषणा से भारत को बड़ा झटका लगा है। H-1B वीजा में झटका देने के बाद अमेरिका ने भारत के बड़े मिशन को भी अपने यहाँ बैन लगाने की घोषणा कर दी है। दरअसल अमेरिका ने भारत सरकार द्वारा अमेरिकी विमान कंपनियों के चार्टर्ड विमानों को भारत अमेरिका मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं देने को भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक करार दिया है। उनका कहना है कि एयर इंडिया वंदे मातरम मिशन के तहत खुद उड़ान भर रहा है। अमेरिका के परिवहन विभाग के आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया के किसी भी चार्टर्ड विमान को भारत अमेरिका मार्ग पर 22 जुलाई से तब तक उड़ान की मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक विभाग खास तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दे देता। DOT ने अपने आदेश में कहा है कि वह ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी विमानों के परिचालन अधिकार को बाधित कर दिया है और अमेरिकी विमानों के साथ भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक रवैया अपना रहा है। केजरीवाल ने अमित शाह से कोविड सेंटर के लिए मांगे भारतीय सेना के डॉक्टर और नर्स।
दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हालातों से गृह मंत्री अमित शाह को लगातार वाकिफ करा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 10,000 बेड की क्षमता वाले कोविड केंद्र के संचालन के लिए आईटीबीपी से डॉक्टर और नर्स उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा केजरीवाल ने अमित शाह को दक्षिणी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग परिसर में स्थापित 10,000 बेड्स वाले कोविड केयर केंद्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली में हर दिन हो रहा है कोरोना विस्फोट। अब 24 घंटे में मिले 3,947 पॉजिटिव केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का मामला 4,000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को 3,947 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,711 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हो गए हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 68 लोगों की मौत हो गई है। नए मरीजों के सामने आने के बाद अब एक्टिव की संख्या बढ़कर 24,988 हो गई है। मुंबई में कम हुए रोज आने वाले नए कोरोना मामले, लेकिन पड़ोसी शहरों में बड़ी संख्या। मुंबई वासियों के लिए कोरोना वायरस को लेकर राहत वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में कोरोना के प्रतिदिन आने वाले नए मामलों में कमी आई है, लेकिन आसपास के शहरों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब महाराष्ट्र के कुल कोरोना मामले में मुंबई का प्रतिशत 34 ही रह गया है। इससे पहले जब मार्च महीने में कोरोना के मामले आना शुरू हुए थे, तब मुंबई में पूरे राज्य के 30% मरीज मौजूद थे। इसके बाद अप्रैल और मई महीने में मुंबई में बहुत तेजी के साथ नए मामले सामने आए। अप्रैल के आखिरी तक मुंबई में राज्य के कुल मरीजों का 67% हिस्सा था, जो मई महीने में घटकर 58% रह गया है। मुंबई में कोरोना के मामले जून के शुरुआती 3 सप्ताह में लगातार कम हुई है। जून के शुरुआती 15 दिनों में मुंबई में कोरोना के 19,607 मामले सामने आए थे। ये संख्या राज्य के कुल 43,092 मरीजों का 46% है, लेकिन 16 से 21 जून के बीच ये 34% पर आ चुका है। इन 7 दिनों में मुंबई में 7,195 मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में कुल 21,331 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस मेंस 2018 का रिजल्ट घोषित, 2,670 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस मेंस परीक्षा 2018 का परिणाम मंगलवार को घोषित हो गया है। यूपी लोकसभा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया है कि 984 पदों के लिए 2,670 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्होंने बताया है कि पीसीएस मेंस परीक्षा में 16,738 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सचिव के मुताबिक रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि 18 से 22 अक्टूबर 2019 का प्रयागराज और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। दरअसल वर्ष 2018 में पीसीएस मुख्य परीक्षा में पदों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक संख्या में परीक्षार्थी इस रिजल्ट का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। वैसे भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 का रिजल्ट मार्च-अप्रैल माह में जारी किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी। प्रज्ञा कश्यप बनी 10वीं की टॉपर, 12वीं में टिकेश वैष्णव ने किया टॉप। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। मंगलवार को सुबह 11 बजे राज्य के शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट की घोषणा की। इस साल का रिजल्ट पिछली बार की तुलना में बेहतर रहा। इस साल करीब 6.5 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से हाई स्कूल में करीब 3.54 लाख छात्र, जबकि इंटरमीडिएट में करीब 2.75 लाख छात्र थे। 10वीं कक्षा में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने 100% अंकों के साथ टॉप किया। प्रज्ञा IAS बनना चाहती थी, उनके पिता शिक्षक हैं। वहीं 12वीं कक्षा के टॉपर टिकेश इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनके पिता की पिछले 25 से 30 सालों से पान की दुकान है। वहीं सेकंड टॉपर श्रेया अग्रवाल भी इंजीनियर बनना चाहती है। चीनी ऐप
यूसी ब्राउजर को टक्कर देने के लिए बिहार के 3 युवाओं ने बनाया मैकटैब। चीन से झड़प और भारतीय जवानों की शहादत के बाद से ही भारत में एक बार फिर चीनी सामान और ऐप्स के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। ऐसे में बिहार युवाओं द्वारा बनाया गया एक खास वेब ब्राउजर ऐप चीनी ऐप्स को चुनौती दे रहा है। दरअसल बिहार के 3 युवाओं ने मैकटैब नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया है जो चाइनीज ऐप से यूसी ब्राउजर से बेहतर साबित हो रहा है। इस ऐप की खासियत इसकी विजुअल डिक्शनरी है जिसे बड़ी आसानी से किसी भी दूसरी भाषा के शब्द का अर्थ चित्र सहित अपनी भाषा में देखा और सुना जा सकता है। 3 चाइनीज ऐप के अलग अलग फीचर इस भारतीय ऐप में मिल सकते हैं। ऐप के फाउंडर की माने तो गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्चिंग के कुछ दिन में ही इसे 8 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। फिलहाल इसकी रेटिंग 4.5 है और इसके 10 लाख से भी ज्यादा यूजर हैं। सांस लेने में परेशानी के चलते कोरियोग्राफर सरोज खान अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान को मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी उम्र 71 साल है। सरोज खान ने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। उनके सिखाए गए डांस के चलते बॉलीवुड में कई अदाकारों के करियर बन गए हैं। उन्होंने साल 1983 में हीरो फिल्म में कोरियोग्राफर की थी, जबकि बतौर कोरियोग्राफर उनकी आखिरी फिल्म कलंक थी। इसके अलावा उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्मों मिस्टर इंडिया, चांदनी, बेटा, तेजाब, नगीना, डर, बाजीगर, अंजाम, मोहरा, याराना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, देवदास, लगान, सोल्जर, ताल, फिजा, साथिया, स्वदेश, कुछ ना कहो, वीर ज़ारा, डॉन, फना, गुरु, नमस्ते लंदन, जब वी मेट, एजेंट विनोद, राउडी राठौर, ABCD, तनु वेट्स, मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका तक के गानों को कोरियोग्राफर किया है। मनीषा कोइराला ने नेपाल के फैसले का किया समर्थन। सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स। भारत नेपाल के बीच चल रहे नक्सल विवाद पर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने नेपाल का समर्थन किया है। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ट्वीट कर भारत नेपाल नक्सल विवाद पर अपनी राय रखी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक संप्रभुता एक संप्रभु राज्य के बराबर होती है। आइए इस पर विचार करें। मनीषा कोइराला के इस ट्वीट के बाद हंगामा मच गया है। इसके बाद मनीषा कोइराला सोशल मीडिया पर भारतीय ट्विटर्स यूजर्स के निशाने पर आ गई। एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए लिखा, मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप इतना उत्तेजित और असामान्य मत बनिए। हम लोग इन परिस्थितियों में एक साथ हैं। हमारी सरकारें इस मामले को सुलझा लेंगी। इस दौरान हमें सभ्य बने रहने की जरूरत है। मैं अब भी उम्मीद करती हूँ। दरअसल नेपाल की संसद ने इसी महीने नया नक्शा जारी किया है। नेपाल ने संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों को हुआ कोरोना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कोरोना वायरस की जबरदस्त मार पड़ी है। पाकिस्तान के 7 और खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सोमवार को 3 खिलाड़ियों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब मंगलवार को 7 और खिलाड़ियों में ये महामारी फैल गई है। बल्लेबाज फरख जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और वाहब रियाज को कोरोना हो गया है। बता दें, सोमवार को पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हारिस रऊफ, शादाब खान और हैदर अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मतलब उसके कुल 10 खिलाड़ी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी? रवि शास्त्री ने पूरा किया जसप्रीत बुमराह का सपना। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस वक्त भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक गिने जाते हैं। अपनी जबरदस्त लाइन लेंथ और रफ्तार से वो अच्छे बल्लेबाजों की नाक में दम कर देते हैं। खासकर टेस्ट परफॉर्मेंस में बुमराह का प्रदर्शन बेजोड़ रहा। उन्होंने 14 टेस्ट मैचों में महज 20.33 की औसत से 68 विकेट झटके हैं। इस बीच टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम में शामिल करने का श्रेय हेड कोच रवि शास्त्री को जाता है।